गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मिशन कंपटीशन क्लासेज कानपुर के यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे मित्रों आहट सभ्यता। आहट सभ्यता के संबंध में जानेंगे कि कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं और इसके कुछ उपनाम हैं जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और रीट एग्जाम जो रीट मुख्य परीक्षा है उसके संदर्भ में ही ये सेशन लेके आया हूँ। तो चलिए मित्रों, इससे पहले हम कालीबंगा सभ्यता देख चुके हैं और आज हम बात कर लें आहट सभ्यता के बारे में। ठीक है, देखिए आहट सभ्यता, आहट जो जगह है वो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो कहाँ पर है, उदयपुर। ठीक है, आहट की जो लोकेशन है वो मुख्य रूप से कहाँ पर है, उदयपुर में है। कहाँ पर है मित्रों, उदयपुर। ठीक है, चलिए आहट सभ्यता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, आहट सभ्यता के बारे में अगर बात करें तो इसे हम कौन सी सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। ठीक है, ताम्रयुगीन पाषाणकालीन सभ्यता के अंतर्गत रख सकते हैं। अब किस नदी के किनारे, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई जल स्थल जो थे जहाँ पर जल की संपूर्ण रूप से एक तरीके से उपलब्धि थी, वहीं पर मानव सभ्यताएं विकसित हुई। तो यहाँ पर भी देखो एक नदी बहती है जिसका नाम है आयड नदी। ठीक, और किसी नदी को हम जानते हैं वेडच नदी के नाम से। ठीक है, तो आयड नदी या वेडच नदी के तट पर विकसित हुई है आहट सभ्यता। तो याद रख लेना कौन सी नदी के किनारे, आहट नदी के किनारे। अब कई जगह देखो किताबों में लिखा है कि बनास नदी के किनारे विकसित है, तो कई जगह इसको बनास की सभ्यता भी कहा जाता है, तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, मेन बात क्या याद रखनी है, आयड या वेडच नदी के तट पर विकसित हुई आहट सभ्यता। अब देखिए बात करें हम उत्खनन की, तो सर्वप्रथम देखिए 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, इसके द्वारा अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। और बाद में दो व्यक्ति है रतनचंद्र अग्रवाल और एक है आपके एचडी साकलिया। तो प्रारंभ में तो देखिए किसने किया है, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। ठीक, और बाद में उत्खनन कार्य करने वाले यानी कि खुदाई का कार्य करने वाले जो व्यक्ति है रतनचंद्र अग्रवाल और एचडी साकलिया। तो यहाँ से भी इस तरीके का प्रश्न बन सकता है, जैसे अगर थोड़ा डीपली पूछे तो प्रश्न ये बनेगा कि आहट सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उसमें इस तरीके से दे सकते हैं कि कौन आहट सभ्यता से संबंधित है अथवा नहीं है। तो आपको दे देंगे, एक जगह दे देंगे अक्षय कीर्ति व्यास, एक जगह आपको दे देंगे रतनचंद्र अग्रवाल, एक आपको दे देंगे एचडी साकलिया, और चौथा ऑप्शन अगर उपरोक्त सभी दे तो तीनों ही सही हो जाएंगे। और अगर वो पूछे कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो चार में से एक किसी अन्य सभ्यता से संबंधित जो भी पुरातत्ववेत्ता है उसका नाम वहाँ पर जोड़ देंगे। तो हमको ये देख लेना है। तो अपन को तीनों चीजें याद रखनी है कि सर्वप्रथम तो 1953 में किसने, अक्षय कीर्ति व्यास ने, और उसके बाद दो व्यक्ति और जुड़ जाते हैं, तो रतनचंद्र अग्रवाल और एक एचडी साकलिया। अब देखिए उपनाम की बात करें तो शिलालेखों के अंतर हम देखते हैं तो ताम्रवती नगरी यानी कि ताम्रवती नाम मिलता है किसका, आहट का, किसमें, शिलालेखों में। तो इसे हम एक तरीके से ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते हैं, ताम्रवती नगरी। एक चीज जरूर याद रखना, अपन गणेश्वर सभ्यता पढ़ेंगे उसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या फिर ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है, जबकि आहट सभ्यता को हम ताम्रवती नगरी के नाम से जानते हैं। ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए अखाटपुर, क्योंकि यहाँ पर एक अखाट नाम का एक दुर्ग था। क्या था, दुर्ग, तो उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, अखाटपुर की सभ्यता पड़ गई। धूलकोट यानी कि धूल यानी होता है रेत का टीला, क्या था, रेत का टीला, बहुत बड़ा रेत का टीला जहाँ पर खुदाई की गई, इस वजह से इसका नाम एक और पड़ गया, वो नाम है धूलकोट की सभ्यता। तो आपको उपनाम में तीन चीज याद रख लेनी है, ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, दूसरा अखाटपुर की सभ्यता, और तीसरा धूलकोट की सभ्यता। इनके नाम से भी हम आहट सभ्यता को जानते हैं। अब देखो कौन कौन सी चीजें यहाँ से देखने को मिलती है। तो यहाँ से जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर देखें तो अनाज रखने के मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी के कुछ बर्तन मिले हैं जिनको स्थानीय भाषा में बोरे या कोठे कहते हैं। क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में, वहाँ के लोग उनको बोरे या कोठे कहते थे। इस वजह से अगर देखें तो इस सभ्यता को हम बोरे और कोठे की सभ्यता भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि जब खुदाई की गई तो उसमें क्या मिले, मृदभांड मिले, और उन मृदभांडों में, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी, भांड यानी बर्तन। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन मिले जिनमें क्या रखा जाता था, अनाज रखा जाता। तो उस समय जो स्थानीय लोग थे उन अनाज रखने के बर्तनों को क्या कहते थे,
गोरे या कोठे कहते थे, इसलिए आहट सभ्यता को हम इस आधार पर गोरे या कोठे की सभ्यता भी कह सकते हैं। ठीक है। कालक्रम की बात करें तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो आज से लगभग 4000 वर्ष पहले की सभ्यता है। और अगर हम गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बात करते हैं तो इसका जो कालक्रम है 1900 से 1200 ईसा पूर्व। ठीक है, 1900 से 1200 ईसा पूर्व इसका कालक्रम माना जाता है। किसके अनुसार माना जाता है? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। और सामान्य से अगर बात करें तो 4000 वर्ष ये पुरानी सभ्यता है। अब अवशेषों में देखो सबसे ज्यादा जो मिला है तो सबसे ज्यादा आर्य सभ्यता का जो उत्खनन कार्य किया गया तो हमें देखने को मिलेंगे मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मात्रा में। और वो भी कौन कौन से रंग में है? देखो, एक तो लाल रंग के और एक काले रंग के। तो लाल काले रंग की मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो मिट्टी के बर्तन मिले या तो लाल कलर में मिले या फिर काले कलर में। ठीक है, तो सर्वाधिक किसके बर्तन मिले हैं? मिट्टी के। और आप एक चीज जानते हो, मिट्टी को जो पकाया जाता है, ठीक है, तो उसे एक तरीके से हम नाम देते टेराकोटा। क्या नाम देते? टेराकोटा। और टेराकोटा के लिए आपको बता दूं मोलेला गांव फेमस है। कौन सा गांव फेमस है? मोलेला गांव है राजसमंद का, ये भी याद रखना। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक, लाल में काले मिट्टी के बर्तन। एक चीज ये भी याद रखना कि यूनानी मतलब 3री शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य की अगर बात करें तो यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं, मुद्रा मतलब जैसे भारत की भी मुद्रा है रुपया, इस तरीके से यूनान की एक मुद्रा थी। ठीक है, तो यूनान में जो तांबे की मुद्रा चलती थी तो आर्य सभ्यता की खुदाई पर 6 तो क्या मिली है? यूनानी तांबे की मुद्रा मिली है। और 3 क्या मिली है? मोहर मिली है। ठीक है, 6 तांबे की क्या है? यूनानी मुद्रा और 3 मोहरें उत्खनन पर। फिर मकानों से देखो, लगभग 4 से 6 बड़े चूल्हे। तो इतने चूल्हे एक साथ देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि बड़े परिवार एक साथ रहते हो, संयुक्त परिवार की प्रथा हो, लोग आपस में मिलजुल के रहते हो, एक साथ ही उनका क्या बनता हो? भोजन बनता हो। इसलिए देखो यहाँ पर जो मिले, इनसे हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 से 6 बड़े चूल्हे मिले। तो बड़े चूल्हे मिलने का कारण क्या है? कि परिवार लंबा चौड़ा होगा, हो सकता है संयुक्त परिवार की प्रथा हो, लोग आपस में एक ही जगह पर खाना बनाते हो। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना। तो ये किसका संकेत है? एक तरीके से 4 से 6 बड़े चूल्हे बृहद परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था का संकेत। ठीक है भाई। मृतकों को अगर देखें तो जो मर जाते थे, जिनकी डेथ हो जाती थी, उनको कपड़े और आभूषणों के साथ दफनाया जाता था। अगर आज की बात करें तो वर्तमान में लोग बाग कुछ भी नहीं छोड़ते, छोटी से छोटी चीज जो अपना डेड बॉडी होती है उससे निकाल लेते हैं, क्योंकि आजकल वही संपत्ति का स्वार्थ लोगों में है। मगर पहले ऐसी धारणा थी कि अगर कपड़ों और आभूषणों के साथ अगर दफनाया जाए तो अगला जन्म यानी कि पुनर्जन्म में विश्वास था। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगले जन्म में कोई व्यक्ति जन्म ले और उसके पास कुछ चीजें रहें ही ना। तो उनका मानना इस प्रकार से था कि अगर साथ में हम आभूषण और उनके कपड़े अगर साथ में दफनाएंगे तो शायद वो अच्छे परिवार में जन्म लेगा। इस तरह की मानसिकता उनकी थी। तो मृतकों को कपड़े और आभूषणों के साथ दफनाया जाता था। ये प्रमाणित करता है कि शायद यहाँ पर पुनर्जन्म में विश्वास। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, टेराकोटा वही मिट्टी, पकी हुई मिट्टी के वृषभ, वृषभ मतलब आप जानते हो बैल से कहते हैं। ठीक है, तो टेराकोटा वृषभ की आकृतियां प्राप्त हुई है, यानी कि पकी हुई मिट्टी के जो वृषभ या बैल की कुछ आकृतियां प्राप्त हुई हैं, जिनको एक तरीके से बनासियन बुल कहा जाता है। अब तो यहाँ पर ये जो वर्ड आया बनासियन बुल, बुल का मतलब वही बैल से है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सभ्यता बनास नदी के आसपास। ठीक है, इसलिए तो नाम है बनासियन बुल। वैसे तो नदी मुख्य रूप से कौन सी है? आहड या आयड नदी, जिसे अपन वेडस नदी भी कहते हैं। तो यहाँ देख लेना, टेराकोटा वृषभ की आकृतियां प्राप्त हुई है, उसको क्या कहा गया है? बनासियन बुल। जो मकान बनाते थे तो चौकोर पत्थरों का प्रयोग करते थे। नींव जो मकानों की भरी जाती थी वो पत्थरों से भरी जाती थी और आकृति में कैसे थे? वो चौकोर थे। जबकि अगर दीवारों की बात करें तो मकानों में जो दीवार हैं वो किसकी बनती थी? मिट्टी या फिर मिट्टी की ईंटों की बनी होती थी। ठीक है, छत को, जो मकान की जो छत होती थी उसे बांसों से ढका जाता था। बांस की जो लकड़ियां होती थी उससे मकान की छत बनाई जाती थी। इस सभ्यता में ये चीज देखने को मिलती है। तो एक तरीके से मकान के जो फर्श है, नीचे का जो फर्श होता है
वो किससे बनता था? देखो, काली मिट्टी के साथ नदी की बालू मिला करके बनाया जाता था। ये याद रख लेना, काली मिट्टी को किस में मिलाया जाता था? नदी की बालू में, और उससे नीचे लेप किया जाता था। कहने का मतलब मकानों के फर्श का निर्माण में काली मिट्टी और नदी की बालू से। और अगर नींव की बात करें तो पत्थरों से, और दीवारों की बात करें तो मिट्टी की ईंटों से। और छत किससे बनती थी? बांसों की लकड़ियों से। ये याद रख लेना। उसके बाद अगर हम बात करें लंबाई चौड़ाई का अनुपात, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई का अनुपात की बात करें तो 33 गुना 20 फीट तक यहाँ पर मकान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात मिलता है। जैसे आजकल प्लॉट करते हैं 30/40, ठीक है, 20/25/50, इस तरीके से उस समय जो अनुपात था वो क्या था? 33/20, इस तरीके से 20/33, ठीक है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो सबसे प्रमुख आधार आप जानते हैं कृषि है और पशुपालन है। दो ही चीज हैं लोगों की जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार, कृषि और पशुपालन। जिसमें देखो गेहूं के साक्ष, जौ के साक्ष और चावल के साक्ष, गेहूं जौ चावल, ये तीनों के साक्ष एक साथ देखने को मिलते हैं आर्य सभ्यता में। उद्योगों में बात करें तो तांबे गलाना, तांबों को गलाया जाता था और उनसे क्या बनाते थे? उपकरण बनाते थे। और एक चीज और याद रखना, रंगाई छपाई का कार्य भी आहड़ सभ्यता के लोग करते थे। यानी बहुत अधिक मात्रा में कौन सा व्यवसाय उन्नत था? रंगाई छपाई का व्यवसाय। अब लास्ट अगर हम बात करें तो इस सभ्यता की बात करते हैं। यहाँ पर एक गड्ढा मिला है जो लगभग 40 फीट के आसपास चौड़ा है। तो उस गड्ढे से ये प्रमाण मिलते हैं कि यह सभ्यता 8 बार तो बसी है, 8 बार तो इसे बसने के और 8 बार ही उजड़ने के प्रमाण मिलते हैं। तो ये याद रख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सभ्यता के 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के प्रमाण मिलते हैं। तो वो मिलते हैं आपके आहड़ सभ्यता उदयपुर। ठीक है भाई मित्रों, एक बार फिर से मैं रिवीजन करा दूं, क्विक रिवीजन जिसे बोलते हैं अपन। देखिए, आहड़ सभ्यता, लोकेशन उदयपुर, ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं इसे। आर्य नदी यानी कि आर्य नदी या बेडस नदी के तट पर है। उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया। बाद में रतनचंद्र अग्रवाल, रैदी साकली, दो व्यक्ति भी जुड़ गए। उपनाम की बात करें तो शिलालेखों में से ताम्रवती नगरी और अघाटपुर की सभ्यता और धूलकोट की सभ्यता, ये थोड़ा अलग है। इनका शिलालेखों में नहीं, शिलालेखों में केवल ताम्रवती नाम मिलता है। ये थोड़ा सा मैंने कॉमा लगा के इनको अलग लिखा है, ये याद रख लेना। तो आप ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानेंगे, अघाटपुर और धूलकोट की सभ्यता। अनाज रखने में कुछ मृदवाण मिले, इस कारण गोरे और पोठे की सभ्यता भी कहते हैं। कालक्रम लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1900 से 1200 ईसा पूर्व इसका कालक्रम माना जाता है। अवशेषों में अगर बात करें तो मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक, जिसमें लाल कलर के और काले कलर के बर्तन मिले। यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। ठीक है, उसके बाद देखो मकानों में 4 से 6 बड़े चूल्हों का मिलना एक तरह से संकेत देता है कि वृद्ध परिवार रहे होंगे, संयुक्त परिवार रहे होंगे, और उनका एक साथ ही सामूहिक रूप से क्या बनता होगा? भोजन बनता होगा। अगला देखो, मृतकों को कपड़ों और आभूषणों के साथ दफनाया जाता है। तो उससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद पुनर्जन्म में वो लोग क्या करते थे? विश्वास करते थे। टेराकोटा वृषभ आकृतियां मिली हैं, जिसे क्या कहते हैं? वनासियन बुल कहते हैं। टेराकोटा सभ्यता, सॉरी, आहड़ सभ्यता से क्या मिली है? क्या हो रहा है यार, देखिए, एक मिनट बस, अब देखोगे। टेराकोटा वृषभ आकृतियां, ठीक है, इनको किस नाम से जाना जाता है? वनासियन बुल। मकान चौकोर पत्थर की नींव डालकर बनाए जाते थे, जबकि उनकी दीवारें मिट्टी और मिट्टी की ईंटों की बनी होती थी। छत को बांसों से ढका जाता था। मकान के फर्श को काली मिट्टी और नदी की बालू मिलाकर बनाया जाता था। मकानों की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो था 33x20 फुट। ठीक है। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि व पशुपालन, जिसमें देखो गेहूं, जौ और चावल के साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उद्योगों में देखो तांबा गलाना और उससे उपकरण बनाना। दूसरा, रंगाई छपाई का काम भी बेहद उन्नत अवस्था में था। और इस सभ्यता को अगर देखें तो 8 बार इसके बसने और 8 बार उजड़ने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमने आर्य सभ्यता को पढ़ा। अभी आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, और देखो शेयर करने में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती, इसलिए नॉर्मल सा काम है। अगर हम एक मित्र को भी शेयर करेंगे तो शायद उससे उस मित्र का भला होगा और
उसके साथ शायद हमारा भी हो सकता है। ठीक है मित्रों, चलते हैं फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।